स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और 11th क्लास बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पे ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा वीडियो है? ये 4th वीडियो है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने ओपन सिस्टम पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, वो किस टाइप का होता है। तो एक तो ओपन सिस्टम था, एक क्लोज सिस्टम था। ओपन सिस्टम में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लोज सिस्टम के बारे में और भी कई चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी सुबह भी एक वीडियो डाला था और उसमें आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली के जो है एक वीडियो कुछ दिनों तक, हफ्ते भर तक, ताकि एक हैबिट हो जाए मेरी, और उसके बाद डबल वीडियो, 2 वीडियो डेली के हमें अपलोड करना है, मुझे अपलोड करना है, ताकि दिसंबर तक जो है आपका 11th और 12th बायोलॉजी का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको पूरा टाइम मिले रिवीजन का। तो इस चीज में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है, एफर्ट लगने वाले हैं। और आपकी साइड से मुझे बस एक ही चीज चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें वीडियोस को, ठीक है, ताकि फैमिली जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाए, बहुत जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी हो जाए ये फैमिली, ठीक है। क्लियर ही बात? चलिए तो अब शुरू करते हैं। देखो क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड सिस्टम पाया जाता है जो ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, ठीक है। जैसे कि हम में कौन सा सिस्टम है? हम में सर्कुलेटरी सिस्टम होगा क्लोज्ड टाइप का। क्लोज्ड टाइप का मतलब हार्ट होगा, वेसल्स होंगी, आर्टरीज, वेन्स होंगी, और उन वेसल्स के थ्रू ब्लड जा रहा होगा, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ पे एक टिश्यू है, तो मेरा हार्ट कॉकरोच की तरह नहीं करता है कि ब्लड को पूरा पंप कर दिया, ऐसे पंप पूरा कर दिया और ब्लड जो है पूरा फिल्ड होते हुए टिश्यूज पे चला गया और टिश्यू उसमें बात कर ली और उनको ऑक्सीजन मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारे साथ। हमारे साथ क्या होता है? सेल्स वगैरह सब दूर दूर रहते हैं। पहले तो होती है आर्टरीज, ठीक है, उसके बाद फिर आर्टरीज और डिवाइड होकर कैपिलरीज बनती हैं और कैपिलरीज के आसपास सेल्स होते हैं, तो उनसे डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन वगैरह मिलता है। देखो इस चीज को समझ लो अच्छे से। जैसे ये हार्ट है, प्यारा सा हार्ट बनाता हूं मैं, देखो ये देखो हार्ट, ठीक है। अब कॉकरोच के ब्लड, कॉकरोच के साथ क्या था कि ये हार्ट ने पंप किया और यहाँ पे कोई टिश्यू है, यहाँ पे कोई सेल है, कोई सेल मान लेते हैं, मान लीजिए छोटी यूनिट ले लेते हैं सबसे। ये सेल है, इस सेल को चाहिए ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, इस सेल को चाहिए ग्लूकोज, तो ये कैसे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। इस सेल को अपना वेस्ट भी निकालना है, तो वेस्ट वापस किस में निकालेगा? ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ही फिर ये बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। ब्लड के थ्रू मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएगा, फिर वहां से बॉडी के थ्रू ब्लड से बाहर आउट होगा, मतलब ये, ठीक है। क्लियर ही बात? अब देखो इस चीज को समझना, आप ढंग से समझो इस चीज को कि कॉकरोच में क्या था। कॉकरोच से मेरा मतलब है जो इतने डेवलप नहीं है, जिनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसमें क्या था कि हार्ट ने सीधे ब्लड पंप किया और ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा आपका जो ऑर्गन, ये सेल है, वो डूब गया इसके अंदर, ब्लड के अंदर डूब गया और उसने ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह ले लिया, ठीक है। ये तो हुआ कॉकरोच में, सिंपल सी बात है। लेकिन हम में क्या है दोस्तों? हम में सिस्टम थोड़ा सा है अलग, ठीक है। हमसे मतलब है जो ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है ना, उनमें सिस्टम अलग। कैसे भैया? देखो ऐसे है अलग। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको ये चीज। देखो हम में हार्ट तो है, सेल्स भी हैं, ब्लड भी है, लेकिन हम में एक चीज और है, और वो है ये, ठीक है। ये क्या है? ये आर्टरीज है, और ये क्या है? ये है वेन्स, ठीक है। ये हम में है। अब ये आर्टरीज, वेन्स क्या डायरेक्ट सेल के अंदर घुस जाती है? नहीं, ये सेल के अंदर नहीं जाती हैं। ये आर्टरीज क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं और फाइन, ठीक है। और फाइन ये डिवाइड होंगी। जैसे ये आर्टरीज जो है ये और बारीक बारीक नसों में डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे बारीक बारीक नसों में ये डिवाइड हो जाएंगे, और ठीक है। क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से ये क्या बना देंगी? ये कैपिलरीज बना देंगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? और इस कैपिलरी के आसपास क्या होगा? इस कैपिलरी के आसपास होगा सेल, ठीक है। ये एक सेल है। देखो इस चीज को समझना, नीट वगैरह सब में काम आएगा ये, ठीक है। ये सेल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों? अब ये हुआ
ये हो गई आर्टरीज, कैपिलरीज हो गई, ये सब ठीक है। और ऐसे ही वेन्स के साथ भी कैपिलरीज बनेंगी, तो वेन्स में भी क्या होगा, इस तरीके से कैपिलरीज होंगी, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें क्या होता है, हमें सेल के अंदर ब्लड नहीं घुस रहा है, ठीक है, सेल के अंदर नहीं। हमें क्या होता है, हार्ट है, हार्ट ने क्या किया, पंप किया ब्लड को। आर्टरीज जो थी, आर्टरीज मतलब वो नस जो ब्लड को ले जाती है, वो पूरे बॉडी में फैली हुई है, और आगे जाके वही आर्टरीज, जैसे हाथ हो गया ऑर्गन पे जाके वही आर्टरीज डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी फाइन नसों में, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। क्लियर है बात दोस्तों, ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हमें कितनी नसें हैं, आपके हिसाब से कितनी नसें होंगी हमें? हमारे जो सारे आर्टरीज वेन्स है ना, हमें 4 तरह की नसें होती है। सबसे पहली बात तो आप ये समझना, आर्टरीज, वेन्स, इसके अलावा होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ठीक है, और इसके अलावा होती हैं हमारी लिम्फेटिक सेल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के, ठीक है। तो 4 तरीके की नसें हमें, 4 तरीके के ट्यूब्स हमें पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स जो कि हार्ट से रिलेटेड है, आपका न्यूरॉन्स, नर्व सेल जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। न्यूरॉन्स भी ऐसे कनेक्टेड रहते हैं आपस में, जिनके थ्रू फिर मैसेजेस वगैरह ट्रेवल होता है, ठीक है। और चौथा था लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक वेसल्स, जिनमें लिम्फ बहता है, ठीक है, वो हम इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे उस चीज को। तो यहाँ पे उन 2 की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टरीज, वेन्स की। अब ये कितनी है, मैं आपको बता रहा था, ये इतनी ज्यादा है कि अगर एक नस को दूसरी नस के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, हमारी बॉडी में, एक इंसान की बॉडी में जितनी नसें हैं, उसको अगर ऐसे जोड़ दिया जाए, ऐसे मान लो जोड़ दिया आपने, और उसको स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए, तो पृथ्वी के 3 चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। कितने चक्कर हो जाएंगे पूरी पृथ्वी के? ये जैसे पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी के 1 2 3 चक्कर हो जाएंगे। इतनी नसें हैं एक इंसान के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फाइन ये डिवाइड हो रही हैं। अब कई बच्चे कहते हैं सर देखो मेरे में नसें हैं। अब बॉयज में थोड़ी नसें ज्यादा दिखती हैं, गर्ल्स में दिखती नहीं है, गर्ल्स में थोड़ी कम नसें दिखती हैं, ठीक है, मतलब वो बारीक होती है थोड़ी सी, तो नजर नहीं आती। तो इसीलिए जब कंपाउंडर वगैरह उनको इंजेक्शन लगाता है तो वो बहुत ज्यादा ऐसे उनको इधर उधर मतलब इंजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मिलती नहीं है तो काफी पेन भी होता है उनको, इसलिए, ठीक है। हम लोग थोड़े से मस्त होते हैं, तो हमें ऐसे हाथ पकड़ा और हमें नसें दिख जाती है और फिर उसमें इंजेक्शन कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें, देखो बहुत मजा आएगा। नर्स इंजेक्शन क्यों लगाती हैं, कैसे लगाती हैं, क्या होता है, सब चीजें आगे बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल ये समझें कि ये जो नसें दिख रही है ना आपको, ये नसें जो दिख रही हैं दोस्तों, ये तो बहुत मोटी हैं, ये बहुत ज्यादा मोटी नसें जो आपको दिख रही है, इससे भी बहुत बहुत बारीक नसें पूरे हाथ में फैली हुई होंगी अंदर, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज समझ में आ गया। अब क्या होता है, जब हार्ट से ब्लड जाता है, जब शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो ये इन कैपिलरीज में बहता रहता है और फिर इस तरीके से ये रिटर्न होता है वेन्स के थ्रू, वेन्स की कैपिलरीज में आएगा और वेन्स के थ्रू फिर ये हार्ट में रिटर्न होगा और फिर ये पंपिंग का काम इसका होता रहेगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि हार्ट में कोई इमोशंस नहीं होते, दिल टूटना, दिल जुड़ना, ये सब फालतू की बातें हैं। हार्ट सिर्फ और सिर्फ पंप करता है ब्लड को, ठीक है। क्लियर है बात? सारे इमोशंस आपके ब्रेन में, सारे केमिकल लोचा जो होते हैं वो ब्रेन में होता है। ब्रेन जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। अभी ये समझ गया। अब इसमें समझने वाली चीज ये है, मैं आपको समझाना एग्जैक्टली चाह क्या रहा हूं, मैं आपको समझाना एग्जैक्टली ये चाह रहा हूं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें होता है, उसमें ब्लड गया पूरा और ये सेल सारे डूब गए, उसमें ऑक्सीजन ले लिया, ग्लूकोज ले लिया उन्होंने और अपना वेस्ट वापस से ब्लड में निकाल दिया और ब्लड के थ्रू वो हार्ट तक पहुंच गया। तो कुछ सेल इसमें बात कर पाते हैं, कुछ सेल बात नहीं कर पाते, तो इतना डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें हम में, तो हम में क्या होता है, हम में कभी इन नसों से बाहर खून निकलता ही नहीं है, ठीक है। हम में पाइपलाइन का जो सिस्टम है ना, उससे बाहर कभी ब्लड लीक ही नहीं होता है। कभी कोई कट वगैरह भी लग गया आपकी नस में, तो हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो उसको रिपेयर करने पहुंच जाते हैं और तुरंत से उसको रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में आप ये याद रखना है कि हमारी बॉडी में जो ट्यूब वाला सिस्टम है, आर्टरीज वेन्स का जो पूरा सिस्टम है, पूरा तारों का जो जाल है, उससे बाहर ब्लड नहीं निकलता है। तो फिर ब्लड जब उससे बाहर निकलेगा ही नहीं, तो फिर सेल को कैसे मिलेगा? सेल को मिलेगा डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। सेल को कैसे मिलेगा? डिफ्यूजन के थ्रू। अब बोले तो डिफ्यूजन क्या होता है? देखो ये यहाँ पे ब्लड है,
ये ब्लड बह रहा है इस रेड के अंदर, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन होगा, मतलब यहाँ हायर कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर है, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ग्लूकोज हो गया या आपका ऑक्सीजन हो गया, उसके कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ सेल के अंदर कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सेल ऑक्सीजन यूज करेगा बड़े में, जैसे रेस्पिरेशन करेगा, अपना खाना बनाएगा, सारे काम करेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी सेव होगी और फिर वापस से सेल बाहर क्या निकालेगा, वापस से सेल बाहर निकालेगा वेस्ट को, ठीक है। वेस्ट बाहर, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या बोल रहा हूं मैं, वेस्ट क्या वो कचरा है, पन्नी नहीं, वेस्ट मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेल के लिए अच्छा नहीं है, वो उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो CO2 बाहर कैसे आएगा, CO2 क्योंकि सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर जो ये वेन्स हैं, वेन्स की कैपिलरीज, इसमें CO2 कम है, इसीलिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा, जिसे आप डिफ्यूजन कहते हैं, और फिर वेन्स में CO2 वाला ब्लड आ जाएगा, वेन्स के कैपिलरीज से होते हुए वेन्स में आएगा और फिर इस तरीके से ये हार्ट में पहुंच जाएगा और फिर वापस से यही प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। तो ये इतना जटिल जो सिस्टम है ना, ये पाया जाता है हम में, ह्यूमंस में, मैमल्स में, ठीक है। इसलिए याद रखना कि ओपन सिस्टम जो पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म में, क्लोज्ड सिस्टम जो पाया जाता है वो पाया जाता है कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। बहुत टाइम बाद मुझे वापस से वो ललक आई है जो मैं दिल से पढ़ाया करता था ना पहले, उस टाइप से। तो प्लीज आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ताकि इसी तरीके से पूरे मतलब दिल से पढ़ा पाऊं मैं, पूरे अच्छे से मजे से, ठीक है, कि आपको बायो कहीं भी कुछ और करना ना पड़े, आप बस ये वीडियोस देख लेते हैं, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाए, ठीक है। चलिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम समझ में आ गया। अब आगे बढ़ता है सिमेट्री पे, ठीक है। सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री मतलब होता है बॉडी का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। बॉडी का जो अरेंजमेंट है वो एक्चुअल में है कैसा, तो सिमेट्री। एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से डिवाइड किया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से डिवाइड किया, अब हम सिमेट्री के हिसाब से भी डिवाइड करेंगे। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, ठीक है। स्पंजेस आर मोस्टली asymmetrical, that is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. Symmetry क्या होता है, देखो सिमेट्री क्या होता है, आपने लिया एक ब्रेड खाते हैं ना अपन, अरे खाते हो नहीं खाते हो, सर नहीं खाते हम तो ब्रेड, हम तो कुछ और ही खाते हैं, टोस्ट खाते हैं हम तो। चलो मान लो एक बहुत अच्छा सा ब्रेड मैं आपके लिए लेके आया और आपने सुबह चाय के साथ ब्रेड खाया, ठीक है। अब इस ब्रेड का क्या करना है, अपन को बनाना है सैंडविच, ठीक है। सैंडविच बनाया तो सैंडविच जब बनाते हैं तो इसको बिल्कुल बीच में से काट देते हैं अपन, ऐसे काट देते हैं ना बीच में से, तो इसको बिल्कुल बीच में से काट दिया, तो इसके जो दोनों हाफ्स है ना, ये हाफ और ये हाफ, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर आप बिल्कुल बीच में सेंटर में से काटें और उसके दोनों हाफ्स इक्वल हों, तो वो तो कहलाता है सिमेट्रिकल। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर आप उसके सेंटर से काटते हैं, ठीक है, तो वो इक्वल डिवाइड नहीं होता, मतलब ये छोटा रह जाता है, ये थोड़ा बड़ा रह जाता है, तो वो कहलाता है असिमेट्रिकल। तो यहाँ पे स्पंजेस जो हैं, स्पंजेस कैसे हैं, असिमेट्रिकल हैं। स्पंजेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर। कोई सेंटर से अगर स्पंजेस में प्लेन को पास करा जाए तो सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, तो सेंटर से वो दोनों जो पार्ट डिवाइड होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए, इसके बाद when any plane passing through the center axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा हुआ कि उसको सेंटर से अगर अपन ने डिवाइड किया, ये सेंटर बनाता हूं मैं खूबसूरत सा, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि उसको सेंटर से हमने डिवाइड किया और वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ, तो वो कहलाता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है।
रेडियल सिमेट्री पाई जाती है कई ऑर्गेनिजम्स में वैसे तो, लेकिन एनसीईआरटी में अपने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है हाइड्रा, उसका अभी डायग्राम भी बना के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है और असिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है। अभी और भी टाइप की सिमेट्री आएंगी, रेडियल सिमेट्री है और भी बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन सिमेट्री मतलब जिसको अगर सेंटर से डिवाइड करें तो इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। जो सेंटर से डिवाइड करने पे इक्वली डिवाइड ना हो वो कहलाता है असिमेट्रिकल, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए तो अब रेडियल सिमेट्री को डायग्राम्स के मदद से समझते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। हाइड्रा मैंने बनाया है यहाँ पे, डायग्राम की अभी बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। सीलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर, सी कॉमन है, स्टेनोफोर्स भी कह सकते हैं आप। सीलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर्स एंड एक्टिनोडर्म्स, ठीक है। एक्टिनोडर्म्स, ये तीन कैटेगरी याद रखना, फाइलम याद रखना। सीलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर्स एंड एक्टिनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। विच काइंड ऑफ? दिस काइंड ऑफ मतलब रेडियल टाइप ऑफ बॉडी प्लान्स, ठीक है। तो ये एक हाइड्रा का एग्जांपल अपन ने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज आप देख रहे होंगे, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है रेडियल सिमेट्री में, तो इसको अगर आप बिल्कुल बीच में से, सेंटर से बिल्कुल बीच में ऐसे डिवाइड करें, एक लाइन खींचें, तो क्या ये दो हाउस में डिवाइड हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये किसमें आएगा? ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कौन सी सिमेट्री? सिमेट्री बहुत टाइप की होती है, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, कई टाइप की सिमेट्री होती है। तो ये कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए इसके बाद एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाउस इन ओनली वन प्लेन्स, ठीक है। एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। देखो इसको दोबारा पढ़ते हैं। Animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? इसमें क्या हुआ, ये 3D में भी अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे ना, तो 3D में भी मतलब चारों तरफ से ये बिल्कुल इक्वल हाउस में डिवाइड होगा। लेकिन यहां पे ये जो होता है बायलैटरल सिमेट्री वाले, ये मतलब एक प्लेन पे ही डिवाइड होंगे, ठीक है। मतलब पीछे से हो सकता है यहां से इसका स्ट्रक्चर कुछ उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा हो, इधर छोटा स्ट्रक्चर हो, इधर बड़ा स्ट्रक्चर हो, इसके पीछे की तरफ भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर जो है ऊपर नीचे इस टाइप से हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एक प्लेन पे रखते हैं, एक प्लेन पे रखते हैं सिंपल इस तरीके से, और अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड करते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल हाउस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिमेट्री कहलाती है बायलैटरल सिमेट्री, जो कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स होते हैं कीड़े मकोड़े। कौन से कीड़े मकोड़े? 8 पांव वाले कीड़े, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके पांव गिन लो तुम, 1 2 3 4, ये तो इसका पकड़ने वाला हाथ है, ठीक है। पांव नहीं है ये, ठीक है, पांव हाथ में फर्क होता है। 1 2 3 4, 4 पांव हो गए, ठीक है, और 4 ही इधर हो गए तो 8 हो गए। 8 पांव हो गए केकड़े के, तो केकड़ा किस में आएगा? आर्थ्रोपोड्स में आएगा, ठीक है। इसको कई लोग खाते भी हैं, जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं, कई लोग मतलब साउथ में भी कई लोग खाते हैं, और ये गलत नहीं है, मतलब अपना अपना फूड है। देखो कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, किसी को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। चाइनीज तो सभी खा जाते हैं, चाइनीज तो कॉकरोच, अंडे, मीट जो भी मिल जाए उनको सभी खा जाते हैं, ठीक है। तो उनकी तो खैर बात ही अलग है, वो तो अलग ही लेवल के प्राणी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बायलैटरल सिमेट्री में आएगा, ठीक है। क्रैब को खाया भी जाता है, ठीक है, फूड बना के, मतलब इसका सब्जी वगैरह बना के खाई भी जाती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए इसके बाद तीसरा जो हमारा डिवीजन का टाइप है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? देखो, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layer. Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderms and an internal ectoderm are called diploblastic animals, ठीक है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को भी आप भूल जाएं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करें, ठीक है। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, cells are arranged in 2 embryonic layer are external ectoderm and an internal ectoderm.
इंटरनल एक्टोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जांपल सिलेंट्रेट्स। सिंपल सी बात है, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें दो लेयर हो, ठीक है, दो लेयर हो, इंटरनल लेयर हो और एक्सटर्नल लेयर हो। इंटरनल लेयर को क्या कहा है? इंटरनल एक्टोडर्म, और एक्सटर्नल लेयर को क्या कहा है? एक्सटर्नल एक्टोडर्म। ये दो लेयर अगर किसी सेल के ऊपर है, ठीक है, सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब इसमें सेल जो है ऐसे अरेंज नहीं होंगे कि ये सेल ऐसे अरेंज है, ठीक है, नहीं, इसमें सेल का अरेंजमेंट कैसा होगा? ऐसे, इस तरीके से सेल का अरेंजमेंट होगा इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो ये वाली जो लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर, इसको कह रहे हैं एक्सटर्नल एक्टोडर्म, शॉर्ट में लिख देता हूं एक्सटर्नल एक्टोडर्म, और नीचे वाले जो लेयर है उसको कह रहे हैं इंटरनल। कहां गया? अरे कहां गया ये? इंटरनल एक्टोडर्म, ठीक है, ये है इंटरनल एक्टोडर्म, ठीक है, क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से। तो जिस ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का सेल का अरेंजमेंट पाया जाएगा, मतलब ऐसे नहीं कि सेल कैसे भी अरेंज्ड है, सेल एक प्रॉपर वे में लेयर में अरेंज्ड है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म में और इंटरनल एक्टोडर्म में, वो कहलाएंगे सिलेंट्रेट्स, ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको डिप्लोब्लास्टिक समझा दिया, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, कहीं मुझे जाना है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।